हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम पाथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो इस टॉपिक को हम कम्प्लीटली इस लेक्चर में देखने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत को। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दिल्ली सल्तनत, जिसमें पहला वंश आता है गुलाम वंश, उसको देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला वंश आता है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। तो गुलाम वंश का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक। कई बार ये शासन वर्ष भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन वर्ष कितना था? 1206 से 1210। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो आप बताएंगे गुलाम वंश था। कौन? गुलाम वंश। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गौरी का वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो आप बताएंगे लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो आप बताएंगे जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी? तो आप बताएंगे 1208 में उसको दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? तो आप बताएंगे लाहौर से संचालन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासनकाल कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा है। किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ताजुद्दीन एल्दौज ने किया था। किसने? ताजुद्दीन एल्दौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था पंजाब के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? तो हम बताएंगे परमारदी देव। परमारदी देव। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके पास, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। किसे कुरान खां के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आप बताएंगे चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया? तो आप बताएंगे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना? तो आराम शाह बना था। कौन? आराम शाह। गुलाम वंश में अगला शासक आता है इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक है। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु और प्रभुता संपन्न शासक कौन था? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना? तो आप पाएंगे आर.पी. त्रिपाठी ने भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बना हुआ है। इल्तुतमिश किस जनजाति का तुर्क था? तो आप बताएंगे इलवरी जनजाति का तुर्क था इल्तुतमिश। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो आप बताएंगे बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट है, अपने राज्यरोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? तो बदायूं का इक्ता था। क्या? बदायूं का इक्ता। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इल्तुतमिश को गोरी की दास्ता से कब मुक्ति मिली? तो 1205-1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय उसको मुक्ति मिल गई थी दास्ता से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, कौन सुल्तान रात्रि में अपना अधिकांश समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश करता था।
नेक्स्ट है निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? तो इल्तुतमिश का वजीर था निजामुद्दीन जुनैदी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। किसको? मलिक जानी को। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की थी? तो जलालुद्दीन मंग मगवर्नी ने। किसने? मंगवर्नी ने। नेक्स्ट है 1221 में जलालुद्दीन मगवर्नी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ दमका और सिंधु नदी तक पहुंच गया। वह कौन था? तो वह ख्वाजिम के शाह का पुत्र था। ख्वाजिम के शाह का पुत्र। नेक्स्ट है किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंचा था? तो जलालुद्दीन मगवर्नी की का पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था। अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस वर्ष सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो आप बताएंगे 1221 में सिंधु नदी के तट पर चंगेज के नेतृत्व में मंगोल इकट्ठे हुए थे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके कार्यकाल में आया? तो इल्तुतमिश के कार्यकाल के टाइम में आया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल के समय चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां का मूल नाम तैमुचिन था। क्या था? तैमुचिन था। किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खां ने अपना राजदूत भेजा था? तो इल्तुतमिश के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? तो 1229 में वह दिल्ली पहुंचा था। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। यह कथन किसके लिए है? तो इल्तुतमिश के लिए है। किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए। इस्लाम की राजधानी किस स्थल को कहा जाता है? तो बगदाद को कहा जाता है। किसको? बगदाद को। किस सुल्तान ने खलीफा को खिलाफत प्राप्त की थी? किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी? तो इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर का पद किसको मिला था? तो इल्तुतमिश को मिला था। किसको? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के विषय में सही कथन क्या है उसको देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी प्रभुता की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। दूसरा है इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया था। ये दोनों कथन सत्य हैं। दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रदाय का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ हुआ है? तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा। किसने? राम प्रसाद त्रिपाठी ने। फिर आता है नेक्स्ट, सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया है और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उल सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लाई था। यह कथन किस सुल्तान के लिए है? तो इल्तुतमिश के लिए है। किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो इल्तुतमिश का है। किसका? इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह कथन उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल में साहित्य में भी कभी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया है। इसे हजरत दिल्ली कहा गया है। तो ये सुल्तान कौन है? ये
इल्तुतमिश था, जिसे हजरत दिल्ली कहा गया। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूर्व में किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो रजिया किया था। किसको? रजिया को किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना किस इल्तुतमिश के किसने की थी? तो मिनहाज उस सिराज ने की थी। किसने? मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज उस सिराज ने। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो बताएंगे रुकनुद्दीन फिरोज बैठा। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। सहार तुर्कान कौन थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज की माता का नाम क्या था? शाह तुर्कान था। किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं परिजनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान माता विद्वानों और परिजनों को उपहार देने के लिए प्रसिद्ध थी। गुलाम वंश के सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था, किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो नासिरुद्दीन महमूद। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। अब आता है अगला शासक रजिया, जिनका शासनकाल 1236 से 40 ईस्वी तक था। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। दूसरा है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली भारतीय मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, सुल्ताना रजिया किसकी उत्तराधिकारी थी? तो इल्तुतमिश की थी। किसकी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो आप बताएंगे दास या गुलाम राजवंश से संबंधित थी। किससे? दास या गुलाम राजवंश से। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? तो आप बताएंगे ममलूक, गुलाम या दास राजवंश से संबंधित थे। किससे? ममलूक, गुलाम, दास राजवंश से संबंधित थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी? तो 1236 ईस्वी में शासिका बनी थी। कब बनी थी? 1236 ईस्वी में शासिका बनी थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो आप बताएंगे इख्तियारुद्दीन एतगीन को किया। ठीक है, इख्तियारुद्दीन एतगीन। नेक्स्ट है, रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर याकूर के पद पर नियुक्त किया था जमालुद्दीन याकूत को। नेक्स्ट है, सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो रजिया के काल में सांप्रदायिक विवाद हुए थे शिया और सुन्नी के बीच में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। किसका? तुर्कों का। रजिया के विरोधी अमीर गुट के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। कौन? निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ उसकी मृत्यु हुई थी? कैथल में उसकी हत्या कर दी गई थी। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो मोइनुद्दीन बैरम शाह बैठा था। कौन? मोइनुद्दीन बैरम शाह। रजिया के पतन का क्या कारण था? उसका स्त्री होना ही उसके पतन का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस इतिहासकार ने रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया? तो मिनहाज उस सिराज ने बताया था। किसने? मिनहाज सुराज ने। फिर अगला शासक आता है गुलाम वंश में बलबन, जिनका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा है। तो पहले कौन आया था? कुतुबुद्दीन, उसके बाद बलबन शासक आया। तो बलबन सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर, जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद को खो दिया। तो इमानुद्दीन रेहान था। कौन? इमानुद्दीन रेहान। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलू खां की उपाधि किसने दी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दी। किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। अब आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था।
बलबन को बलबन ने अपने को किसका वंशज मानता था? तो अफरासियाब का। किसका? अफरासियाब का वंशज मानता था। नेक्स्ट है, बलबन किस वंश का शासक था? तो मामलूक वंश का था। किसका? ममलूक वंश का शासक था या गुलाम वंश का शासक था। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो आप बताएंगे इलवरी तुर्क संप्रदाय में बलबन का जन्म हुआ था। किसमें? इलवरी तुर्क संप्रदाय में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वह ममलूक सुल्तान कौन था जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था? तो बलबन था। कौन? बलबन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन था। किसने? बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। किसने? बलबन ने। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन ने की थी। कौन सा सुल्तान स्वयं को नायाब खुदाई कहता था? तो बलबन कहता था नायाब खुदाई। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन सा है? तो बर्नी तारीख फिरोज शाही। बर्नी द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक? तारीख फिरोज शाही में बलबन का अच्छा जिक्र मिलता है। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने कहा है। किसने? बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई। किसने? बलबन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की का दमन किया था? तो बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने तुर्कान चहलगानी का दमन कर दिया था। अब हम देखते हैं बलबन के विषय में सही कथन कौन कौन से हैं। तो पहला कथन आता है उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया था। दूसरा, उसने अपने राज्य को मंगोलों से सुरक्षित किया। तीसरा कथन आता है उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया। चौथा कथन है बंगाल बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। फिर आता है पांचवा कथन, वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो पहला कथन है बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया था। सही है। दूसरा, वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। ये भी सही है। तीसरा है बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौ की नीति पर आधारित था। ये भी सही है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। किसने? बलबन ने। वह इलवरी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बलबन ने। दोबारा से देखते हैं, वह इलवरी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए थे? तो बलबन ने करवाए थे। किसने? बलबन ने। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किस सुल्तान ने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, जिले इलाहा जिले इलाहा जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किसने संबंधित है? तो बलबन से संबंधित है। किससे? बलबन से। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में स्वभावत दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा करता है? तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में दावा करता है। किसके बारे में? गयासुद्दीन बलबन के बारे में। वह सुल्तान कौन था जिसने पूरा एक वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? तो बलबन ने। किसने? बलबन ने। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो तुगलिक खां था। कौन? तुगरेल खां। सुल्तान बलबन के आदेश पर सर्वाधिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर कौन था? तो मलिक बकवक। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? तो
बलबन ने नहीं अपनाई। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट है, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर शुद्धिकरण की नीति अपनाने के निम्न कारण क्या थे? तो पहला था विदेशी आक्रमण का भय, दूसरा आंतरिक विद्रोह, तीसरा है भारतीय शासकों की तुर्की शासक को उखाड़ फेंकने की इच्छा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, बलबन को निम्नलिखित बातों का श्रेय दिया जा सकता है। पहला क्या है? दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए। दूसरा है चालीसा के मंडल को नष्ट करना। तीसरा है सुल्तान के पद की गरिमा स्थापित करना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति में किया था? तो फारसी पद्धति में किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बलबन के अगला क्वेश्चन है, बलबन ने राजत्व का सिद्धांत कहां से ग्रहण किया था? तो आप बताएंगे सासानी पर्सिया से। कहां से? सासानी पर्सिया से। एक मलिक होते हुए वो खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह व्यक्ति कौन था? तो आप बताएंगे बलबन था। कौन? बलबन। नेक्स्ट है, अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। जियाउद्दीन बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के संदर्भ में है? तो आप बताएंगे बलबन के विषय में है। किसके? बलबन के विषय में। नेक्स्ट है, बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटियों को सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए? शासकों के उनकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। ये बलबन ने कहा था। किसने? बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुशरिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी कि जब मैं निचले तबके के में पैदा व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर के प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। यह कथन किस सुल्तान से संबंधित है? तो बलबन से संबंधित है। किससे? बलबन से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो कैकुसरव को। ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल विजय हेतु बलबन ने अपने साथ किस पुत्र को लेके गया था? तो बुगरा खां को लेके गया था। किसको? बुगरा खां। अब देखते हैं ममलूक या गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए हैं। तो ममलूक या गुलाम वंश चला था 1206 से 1290 ईस्वी तक, जिसमें कुतुब वंश के 2 शासक हुए, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद शासक आता है आराम शाह, जिसका शासनकाल रहा है 1210 से 1211 ईस्वी तक। फिर इसी में आया दूसरा वंश शमसी वंश। शमसी वंश में इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक। फिर दूसरा शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिनका शासन 1236 तक। फिर तीसरी शासक बनी रजिया सुल्तान 1236 से 1240। फिर मोइनुद्दीन बहरम शाह 1240 से 1242 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनका शासनकाल चला है 1242 से 1246 तक। फिर आया शमसी वंश का आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद, जिनका शासनकाल चला है 1246 से 1266 ईस्वी तक। फिर आया बलबनी वंश। कौन सा है? बलबनी वंश, जिसमें 2 शासक हुए, जो कि गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286। फिर आया कैकुवाद या क्यूमर्स, इनका शासनकाल 1287 से 1290 ईस्वी तक चला है। तो उसके बाद ये वंश खत्म हो गया। अब आया अगला वंश, राजवंश, जिसने दिल्ली पर शासन किया, वो है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का शासनकाल रहा है 1290 से 1320 ईस्वी तक। अब खिलजी वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं उनको देखते हैं डिटेल से। तो पहला शासक हुआ है खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका शासनकाल 6 साल का था, 1290 से 1296 ईस्वी तक। तो खिलजी कौन थे? तो तुर्क बताएंगे आपको, तुर्क थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलोखरी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो आप बताएंगे 1290 ईस्वी में हुआ था।
जलालुद्दीन ने अपना राज्य से कहाँ करवाया? तो किलोकरी में करवाया था। कहाँ? किलोकरी में। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है क्योंकि इस समय से तुर्क अभिजात वर्ग था, सत्ता में एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। दूसरा है खिलजी सुल्तान ने राज्य को राजनीतिक एकरूपता प्रदान की। और तीसरा है साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन हुए थे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, किस शासक ने विचार दिया कि वह राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो जलालुद्दीन खिलजी ने यह प्रस्ताव दिया था। किस सल्तनतकाली शासक की आज्ञा से सीदी मौला नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा से। नौ मुसलमान कौन थे? इसको देखते हैं। तो नौ मुसलमान कौन थे? तो आप बताएंगे, दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्हें इस्लाम स्वीकार कर लिया था। दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन नवीन मुस्लिम थे? तो मंगोल थे, मंगोल। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मानिकपुर का गवर्नर कौन था? तो मलिक छज्जू था। कौन? मलिक छज्जू, जिसने विद्रोह किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, किस इतिहासकार का कथन है जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था? तो डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा है, डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने। खिलजी वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ की थी? तो आप बताएंगे कड़ा में की थी। कहाँ पर? कड़ा में। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया था? तो कड़ा में किया था। किसमें? कड़ा में। किस सुल्तान ने पहले अली गुरसाब, इसको गुरसब के नाम से भी जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को पहले अली गुरसाब के नाम से जाना जाता था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनारंभ के कुछ वर्षों के उपरांत सार्वजनिक असंतोष तथा विद्रोह के कारण पर विचार किया तथा निम्न कारणों की पहचान की थी। तो पहले कौन कौन से कारण थे? राजा का अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा तथा अनभिज्ञता का रवैया। दूसरा है, अमीरों की मदिरापान की गोष्ठियां षड्यंत्रों के प्रसव की भूमि थी। और तीसरा है, अत्यधिक संपत्ति ने दुर्शक्ति तथा कुविचारों दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया। और चौथा पॉइंट आता है, गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो पहला कथन है, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। दूसरा है, वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। दो कथन है, दोनों सत्य हैं। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? तो राजनैतिक कारण था। क्या? राजनैतिक। नेक्स्ट है, जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोगों ने अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उन्हें ऊंचे दामों में बेचते भी थे। उपर्युक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शराब बेचने और पीने पर पाबंदी लगा दी थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो राजत्व के दैवी सिद्धांत, डिवाइन राइट ऑफ किंग पर आधारित था। नेक्स्ट है,
मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि वे शरीयत द्वारा अनुमत हैं अथवा नहीं। यह कथन किसके हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के हैं। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों के आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जो अधिराजत में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता में, कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ से भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का यह शिकायत किससे कर रहा था? तो काजी मुगिसुद्दीन से कर रहा था। किससे? काजी मुगिसुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा एक राज्यपाल था? तो गयासुद्दीन तुगलक दिवालपुर का गवर्नर था। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो गुजरात के शासक के विरुद्ध खिलजी ने शुरुआत की थी। गुजरात के बघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो कर्णदेव को हराया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक दास कहां से प्राप्त हुआ? तो गुजरात से प्राप्त हुआ था। कहां से? गुजरात से। किसे 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? मलिक काफूर को 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी। किसको? मलिक काफूर को। नेक्स्ट है, मलिक काफूर ये योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कार्यरत था। किस सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया था हाजी मौला ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जुड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह था। क्या था? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर किस शहर का नाम रखवाया था? तो खिजराबाद रखा था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गया था? तो अमीर खुसरो गया था। कौन? अमीर खुसरो। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो रावी नदी थी। क्या? रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले विजय गुजरात विजय थी 1298 ईस्वी में। फिर रणथंभौर की विजय 1301 में। फिर चित्तौड़ की विजय 1303 में। फिर तेलंगाना की विजय 1309 ईस्वी में हुई थी। कौन से 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? तो पहले थे अल्प खां, दूसरा उलूग खां, तीसरा है नुसरत खां और फिर जफर खां। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस शासक ने विचार दिया कि वह राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, जालौर के राजा कन्नड़ देव के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बिस्सत की अध्यक्षता में सेना भेजी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी थी। नेक्स्ट है, जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का क्या नाम रखा था? तो जलालाबाद रखा। कहते हैं जलालाबाद रखा था। यह किसने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी इतना रक्त बहाने का दोषी है जितना कि फैरो ने भी कभी नहीं बहाया हो? तो बर्नी ने लिखा है। ये बर्नी ने लिखा है। नेक्स्ट आता है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना? तो अब बताएंगे शहाबुद्दीन उमर बना। कौन? शहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन के पुत्रों में से कौन सी उसकी पत्नी
झल्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। तो शहाबुद्दीन उमर। कौन? शहाबुद्दीन उमर। नेक्स्ट आता है मुबारक शाह खिलजी। अगला शासक खिलजी वंश में मुबारक शाह खिलजी, जिनका शासनकाल 1316 से 1320। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1316 में बना था। किसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। किस सुल्तान ने खलीफा ए रब्बुल आलमीन की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा ए रब्बुल आलमीन की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं मुबारक शाह के विषय में किसने लिखा है कि वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? तो बर्नी ने लिखा है। मुबारक शाह नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने शासन किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अब देखते हैं खिलजी वंश के शासक और उनका शासनकाल क्या क्या था, उसको देख लेते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। और फिर अगला शासक आता है शहाबुद्दीन उमर 1316, शहाबुद्दीन उमर 1316, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 और नसीरुद्दीन खुसरो शाह ये 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सल्तनत कालीन क्षेत्रीय रियासत और उनके शासक कौन कौन से थे। इधर रियासत, इधर शासक। गुजरात में कर्णदेव थे, जिनको अलाउद्दीन ने हराया था। रणथंभौर हमीर देव। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे। देवगिरी में राजा रामचंद्र थे। कोयसल में वीर बल्लाल थे। मदुरा में वीर पांडे थे और वारंगल में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। कौन? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। खिलजीकालीन युद्ध कौन कौन से थे? तो रणथंभौर की विजय में सेनापति उल्लूक खां और नुसरत खां थे। मांडू की विजय में आइन उल मुल्क मुल्तानी थे। कौन? आइन उल मुल्क मुल्तानी। और जालौर की विजय में कमालुद्दीन गुर्ग थे। कौन? कमालुद्दीन गुर्ग। तो यहाँ पर खिलजी वंश कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर गुलाम वंश के अंदर तीसरा वंश जो आता है वो है तुगलक वंश। कौन? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का शासनकाल चला है 1320 से 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश में पहला शासक आया गयासुद्दीन तुगलक, जिनका शासनकाल 1320 से 1325 तक रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा था। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसको गयासुद्दीन तुगलक भी कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक बना। दूसरा है अगला क्वेश्चन गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1320 ईस्वी में बना। अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था गाजी मलिक को। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने पर मना कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट है कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था। विजयोपरांत गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल का क्या नाम रखा था? तो सुल्तानपुर रखा था। क्या? सुल्तानपुर। नेक्स्ट है हनुज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान को संबोधित किया गया है? तो गयासुद्दीन तुगलक को बोला गया है हनुज दिल्ली दूरस्थ। नेक्स्ट है अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई। बर्नी ने उसकी इस नीति को किससे संबोधित किया है? तो रस्मे मियाना अथवा मध्यपंथी नीति को का नाम दिया है। मध्यपंथी नीति का नाम दिया है बर्नी ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके पास
बंगाल विजय के पश्चात लौटते समय लकड़ी से निर्मित महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा था? तो अफगानपुर में सेना ठहरा था। कहाँ? अफगानपुर में। नेक्स्ट आता है उपयुक्त लकड़ी के महल का निर्माता कौन था? तो अहमद एजाज था। कौन? अहमद एजाज। गयासुद्दीन तुगलक मृत्यु के विषय में किसने लिखा है कि अचानक बिजली गिरने से सुल्तान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो बर्नी ने। किसने? बर्नी ने। नेक्स्ट आता है गयासुद्दीन तुगलक के विषय में लिखा गया कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण किए था। तो अमीर खुसरो ने कहा। किसने? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट आता है तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी। क्वेश्चन को देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राज्यारोहण के पश्चात जूना खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उलूग खां की। जूना खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उलूग खां की। किस सुल्तान का नाम जूना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां था। नेक्स्ट है सुल्तान मोहम्मद तुगलक सल्तनत गद्दी पर कब बैठा? तो 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के कितने दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ था? तो 40 दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ था। किस दिल्ली सुल्तान ने सस्या बर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सस्या बर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? तो दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक कहां ले गया था राजधानी? दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? 1326-1327 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद में को अपनी राजधानी बनाए जाने का कारण क्या था? यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। कहाँ था? यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। यह कथन किसका है? तो जियाउद्दीन बर्नी का है। किसका? जियाउद्दीन बर्नी का है। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? तो 700 मील थी। कितनी? 700 मील। किसने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन सुल्तान का दंडात्मक कार्य था? तो इब्न बतूता का था। किसना? इब्न बतूता ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस लेखक का मत है कि मोहम्मद तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश नहीं दिए? तो डॉक्टर के ए निजामी का। किसना? डॉक्टर के ए निजामी का। नेक्स्ट है नगर इतना बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली एक कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसके थे? तो जियाउद्दीन बर्नी के थे। किसने? जियाउद्दीन बर्नी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास मोहम्मद तुगलक से संबंधित निम्नलिखित कथन कौन से हैं? तो पहला है इसामी और इब्न बतूता उसकी जोगियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा का साक्ष्य देते थे। दूसरा है होली के उत्सव में उसके भाग लेने का साक्ष्य मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है। वैद्य सिरदर्द ठीक करता है और तदोपरांत बुखार हो जाता है, और बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता। तो मोहम्मद तुगलक ने कहा था ये। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था। तो कौन थे? मोहम्मद तुगलक के दरबार में आया था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाएं सही क्रम बताओ। पहला दुआओं में कर की वृद्धि, दूसरा है राजधानी परिवर्तन, तीसरा है सांकेतिक मुद्रा जारी करना, और चौथा है खुरासान अभियान। ये 4 कार्य किसके टाइम पे हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट आता है आपके पास विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य समय के टाइम पे हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हुई थी।
किस सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। अमीरान ए सदा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का क्या नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, किस देश से था? तो मोरक्को से था। किससे? मोरक्को से। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इब्न बतूता ने किया। किसने? इब्न बतूता ने। किस इतिहासकार का कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो एल्फिस्टन का था। किसका? एल्फिस्टन का। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तानों में कौन सा सबसे अधिक विवादास्पद था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक राज्य का विस्तार हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक राज्य का विस्तार हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल हुए? तो क्योंकि उसने गलत ढंग से लागू किया गया था। क्या? गलत ढंग से लागू किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो कौन था ये? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तु कहा गया है। किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है कि वह पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है कि वह पढ़ा लिखा मूर्ख विद्वान था। नेक्स्ट आता है, रतन नाम से हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रतन नाम के हिंदू को राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, किस सुल्तान ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के विषय में सही जानकारी या सही कथन क्या है? तो पहला, वह सार्वजनिक रूप से होली खेलता था, वह गंगा जल का पान करता था, और तीसरा है वह हिंदू अमीरों को नियुक्त किया था। उसने क्या किया था? हिंदू अमीरों को भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किसने नई विदेशियों, हिंदुओं और मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए थे? तो मोहम्मद तुगलक ने किए थे। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। किस सुल्तान को शासनकाल के में बहाउद्दीन गुरसप्स ने विद्रोह किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहाउद्दीन गुरसप्स ने विद्रोह किया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मुल्तान का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय विद्रोह किया था? तो बैरम आइबा उर्फ किशूल खां को, बैरम आइबा उर्फ किशूल खां ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है आपके पास, दिल्ली के किस सुल्तान के विरुद्ध सबसे अधिक विद्रोह हुए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों की अति महत्व क्या था? तो वह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था। नेक्स्ट है, मंगोल नेता अलाउद्दीन तर्माशिरीन का आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? थट्टा अभियान के समय हुई थी। किसके? थट्टा अभियान के समय। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा है कि सुल्तान उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो बदायूनी का कथन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बदायूनी ने कहा था। किसने? बदायूनी ने। तुगलक वंश का अगला शासक आता है फिरोज तुगलक, जिनका शासनकाल 1391 से 1388 ईस्वी तक रहा है। तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वर्ष आसीन हुआ? तो 1351 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सुल्तान फिरोज का पिता का क्या नाम था? तो रज्जब था। क्या? रज्जब। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकार क्या थे? अबवाव थे। क्या थे? अबवाव कहलाते थे। नेक्स्ट है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन? फिरोज शाह तुगलक।
दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में मैदबियों का विद्रोह किसने किया था तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना क्योंकि सामंतों को अनुवांशिक बनने दिया। किसने? सामंतों को अनुवांशिक बनने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ? किसने कहा था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। किस सुल्तान को खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक को प्राप्त हुई थी, खलीफा से सैयद उल सलातीन। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? तो हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने कहा है। किसने? हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके पास, मकबूल खाने जहां किस सुल्तान का वजीर था? तो फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। कौन? मकबूल खाने जहां। अब देखते हैं उत्तरवर्ती तुगलक काल को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना? तो आप बताएं गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। कौन? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली से पालम तक था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के विषय में कहा जाता है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। किस आक्रांता को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा गया? तो तैमूर लंग को कहा गया। किसको? तैमूर लंग। अगला क्वेश्चन है, तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है? तो बताएंगे आप, युद्ध में पैर खराब होने जाने पर लंगड़ाने के कारण उसको तैमूर लंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो आप बताएंगे तुगलक वंश ने सबसे अधिक लंबी अवधि तक शासन किया था। अब हम देखते हैं तुगलक वंश के शासक कौन कौन से हुए हैं, उनको डिटेल से देखते हैं। तो पहला शासक आया गयासुद्दीन तुगलक 1320-1325 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा है 1325 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा है। फिर नेक्स्ट गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जिनका शासनकाल 1388 से 1389। अबू बकर का शासनकाल 1389 से 1390। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का शासनकाल 1390 से 1394 ईस्वी तक। फिर आता है अगला शासक अलाउद्दीन सिकंदर शाह, उसका शासनकाल 1394 तक ही था। फिर आता है नसरुद्दीन महमूद शाह, जिनका शासनकाल चला है 1394 से 1412 ईस्वी तक। अब अगला राजवंश जो आता है मुगल का, उसका गुलाम वंश का, तो सैयद वंश आता है। कौन सा? सैयद वंश, जिसका शासनकाल चला है 1414 से 1451 तक। तो सैयद वंश का पहला शासक आया खिज्र खां, जिसका शासनकाल 14 से 21 तक रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो खिज्र खां है। कौन? खिज्र खां। फिर अगला क्वेश्चन आता है, तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंश था। किसका था? पैगंबर का वंश था। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां ने दिल्ली को किससे जीता था? तो आप बताएंगे दौलत खां लोधी से जीता था। किससे? दौलत खां लोधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आप बताएंगे रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो आप बताएंगे मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, किस अभियान से लौटने के बाद 1421 में खिज्र खां का देहांत हो गया था? तो मेवात के अभियान से उसका देहांत हो गया था। नेक्स्ट है, खिज्र खां की मृत्यु पर जनता ने
किस रंग के वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था? तो काले वस्त्र पहनकर जनता ने शोक प्रकट किया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान बूढ़े गुलाम आजाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन पर शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख फरिश्ता में यह लिखा है? खिज्र खां के विषय में लिखा है। किसने? खिज्र खां के विषय में। खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठा। उसके पुत्र का नाम था मुबारक शाह। क्या था? मुबारक शाह। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, सैयद सुल्तानों का आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालक्रम निम्नलिखित में कौन सा पहले आया? खिज्र खां, उसके बाद उसका बेटा शासक बना मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष शासन किया? तो आप बताएंगे 36 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया था? तो खिज्र खां ने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जरासंध खोकर का विद्रोह किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मुबारक शाह के समय हुआ था। किसके समय? मुबारक शाह के समय। नेक्स्ट है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन है? बहलोल लोदी है। कौन? बहलोल लोदी। अब हम देखते हैं सैयद वंश का कौन कौन से सुल्तान हुए उनको देखते हैं। तो पहला शासक हुआ था खिज्र खां 1421 तक, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से 1444, अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल 1444 से 1451 ईस्वी तक रहा है। अब देखते हैं अगला वंश जो आता है लोधी वंश आता है। तो लोधी वंश के सारे शासकों को देखते हैं डिटेल से। तो लोधी वंश का शासनकाल रहा है 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का पहला शासक था बहलोल लोधी, जिनका शासनकाल 1451 से 1489 तक रहा है। क्वेश्चन पहला बनता है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे बहलोल लोधी था। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो आप बताएंगे 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी का राज्याभिषेक हुआ था। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? तो विशुद्ध अफगानी थे। कौन? अफगानी पठान। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? तो आप बताएंगे लाहौर का गवर्नर था। कहाँ का? लाहौर का। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था। वह राज्य कौन था? तो जौनपुर था। कौन? जौनपुर। नेक्स्ट है, किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में अधिकृत कर लिया था? तो जौनपुर को अधिकृत किया था। बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया था? 1489 में आक्रमण किया था ग्वालियर पर। नेक्स्ट है, वह मध्यकालीन शासक जिसे उद्घोषित किया गया कि राजत्व ही बंधुत्व है, बंधुत्व ही राजत्व है, ये किसने कहा था? तो बहलोल लोधी ने कहा था। किसने? बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, आरपी त्रिपाठी के अनुसार लोधी शासकों का राजत्व का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो किस पर? समानता पर आधारित था। किस पर? समानता पर। नेक्स्ट है, लोधी का राजत्व का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो अफगान सरदारों की समानता पर। किससे? अफगान सरदारों की समानता पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, बहलोल लोधी के राजत्व के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन है, बहलोल लोधी राजत्व का सिद्धांत बंधुता पर आधारित था। दूसरा है, बहलोल लोधी जनजाति भावनाओं का आदर करता था। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, वह लोधी सुल्तान कौन था जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था? तो वह बहलोल लोधी था। नेक्स्ट है, अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोधी की क्या नीति थी? तो संतुष्ट करने की और सम्मान देने की नीति थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहता था? तो आप बताएंगे मसनद ए आली कहता था। क्या कहता था? मसनद ए आली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, बहलोल लोधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है कौन सा? तो पहला कथन है, उसने जौनपुर में सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा पॉइंट है, सैयद सुल्तानों के विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा था। और तीसरा है, बहलोल सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। तो ये लोधी वंश के कुछ क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लोधी का। अगला शासक आया था सिकंदर लोधी।
जिनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा है। क्वेश्चन बनता है सुल्तान सिकंदर लोदी किस वर्ष गद्दी पर बैठा, तो 1489 में बैठा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस लोदी सुल्तान का नाम निजाम खां था, तो आप बताएंगे निजाम खान सिकंदर लोदी का नाम था। किसका? निजाम का किसका नाम था? सिकंदर लोदी का। लोदियों में किसकी माँ हिंदू थी, तो सिकंदर लोदी की माँ हिंदू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने तथा उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता, तो सिकंदर लोदी को दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा किसने बसाया, तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो सिकंदर लोदी के टाइम पर, सिकंदर लोदी के समय पर किया था। नेक्स्ट है किस लोदी सुल्तान का उपनाम गुलरुखी था, तो गुलरुखी सिकंदर लोदी का उपनाम था। किसका? सिकंदर लोदी का उपनाम गुलरुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुहारवर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा, जो हुमायूं के गुजरात अभियान में भी साथ था, तो शेख जमाली था। कौन? शेख जमाली। नेक्स्ट है जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उनसे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। यह लोदी सुल्तान कौन था, तो ये सिकंदर लोदी था। कौन? सिकंदर लोदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास सिकंदर लोदी के विषय में सत्यकथन क्या है, तो पहला है भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि का मापन किया था इसने। दूसरा है एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। और तीसरा है अन्न पर से कर को समाप्त कर दिया था। अन्न से कर को समाप्त कर दिया था। लोदी साम्राज्य का, लोदी वंश का एक अगला शासक आता है इब्राहिम लोदी। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखते हैं। तो इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा है। तो इसके कार्य क्या है? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, तो आप बताएंगे खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 1518 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है, तो इब्राहिम लोदी ने यह घोषणा की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सुल्तान लड़ते हुए युद्ध में मारा गया, तो आप बताएंगे इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो 1526 में हुई थी। अब देखते हैं लोदी सुल्तान कौन कौन से आए थे। तो पहला आया था बहलोल लोदी 1551 से 1589 इनका शासनकाल था। फिर दूसरा शासक बना सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। तो यहाँ पर हमने राजनीतिक जो भी सल्तनत काल में जितने भी वंश आए उनका राजनीतिक परिदृश्य को हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इनको हम स्थापत्य कला को देखेंगे। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो